हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हाँ जी बेटे, पिछले वीडियो में हमने फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का रिवीजन स्टार्ट किया था और मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 से लेके लेक्चर नंबर 4 तक रिवाइज़ करा दिया था। सारा थ्योरेटिकल पार्ट हो गया था अपना। फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन, फिनेंशियल एसेट की डेफिनेशन, फिनेंशियल लायबिलिटी की डेफिनेशन, सारी बातें हम कर चुके। आज मैं आपको लेक्चर नंबर 5, लेक्चर नंबर 6 और लेक्चर नंबर 7 का रिवीजन लगवाऊंगा। 3 क्लासेस को मैं रिवाइज़ करने जा रहा हूँ। तो आज हम थ्योरेटिकल पार्ट में नहीं है, आज हम प्रैक्टिकल पार्ट में खड़े हैं। 5वां वीडियो है हमारा। आज मैं शुरू करके दे रहा हूँ क्लासिफिकेशन एंड मेजरमेंट ऑफ फिनेंशियल एसेट। फिनेंशियल एसेट्स को हम अकाउंटिंग के लिहाज से कितने हेडिंग्स में बांट सकते हैं, आज हम अकाउंटिंग मॉडल की बात करेंगे और फिनेंशियल एसेट्स को अकाउंटिंग के लिहाज से बांटेंगे और एक एक स्टेप करके अकाउंटिंग को सीखेंगे। रिवाइज़ करेंगे। सीख तो चुके हम, करवा तो मैं आपको चुका। तो मैंने आपको सबसे पहले फिनेंशियल एसेट्स के क्लासिफिकेशन के लिए 3 हेडिंग बना के दिए थे आपको, शायद अगर आपको याद हो। एक था इन्वेस्टमेंट इन डेट इंस्ट्रूमेंट, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, इन्वेस्टमेंट इन डेरिवेटिव्स। मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूँ, मैं अभी फिनेंशियल एसेट्स की अकाउंटिंग वाले पार्ट में खड़ा हूँ। मैं फिनेंशियल लायबिलिटी की बात ही नहीं कर रहा आपसे। मैं खड़ा हूँ बैलेंस शीट की एसेट साइड में। मैंने पैसा लगाया है, लिया नहीं है किसी से। मैं कॉन्ट्रैक्चुअल राइट टू रिसीव कैश वाली बात कर रहा हूँ। मैं इन्वेस्टमेंट्स की बात कर रहा हूँ। मैंने पैसा लगाया है, मैं इन्वेस्टर हूँ। मैंने पैसा लेना है, मैं रिसीवर हूँ। मैं फिनेंशियल एसेट्स की अकाउंटिंग की बात कर रहा हूँ। मैं बैलेंस शीट की एसेट साइड में खड़ा हूँ। तो बैलेंस शीट की एसेट साइड में जितने भी आपके फिनेंशियल एसेट्स हैं उनको 3 हेडिंग में बांटा जा सकता है। पहला डेट इंस्ट्रूमेंट यानी डेट फिनेंशियल एसेट्स, फिर इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स और तीसरा डेरिवेटिव्स। डेट इंस्ट्रूमेंट क्या है, मैं आपको एक बात रिवाइज करा देता हूँ। अकाउंटिंग मॉडल अलग अलग होने की वजह से ये क्लासिफिकेशन बहुत ज़रूरी है आपके लिए। डेट इंस्ट्रूमेंट में क्या है, आपने किसी डेटर से पैसे लेने, ट्रेड रिसीवेबल, आपका BR, इन्वेस्टमेंट इन रिडीमेबल डिबेंचर्स, इन्वेस्टमेंट इन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, इन्वेस्टमेंट इन FDs, इन्वेस्टमेंट इन लोन्स। मेरी बात समझ रहे हैं। इन्वेस्टमेंट इन डिपॉजिट्स, आपने किसी को सिक्योरिटी डिपॉजिट दे रखा है। वो सारे पैसे जो आपको, मतलब इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर नहीं है ना। अगर इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स है तो वो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट आपका। अगर इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स है ना तो वो यहाँ आएगा। अगर ऑप्शन, फ्यूचर, फॉरवर्ड्स हैं जिनको हम डेरिवेटिव्स कह देते हैं वो यहाँ आएंगे। बाकी सब यहाँ आने हैं सर आपके। चाहे वो आपके डेटर्स हैं, चाहे वो BR हैं, चाहे वो आपका इन्वेस्टमेंट इन रिडीमेबल डिबेंचर्स हैं, रिडीमेबल बॉन्ड्स हैं, प्रेफरेंस शेयर्स हैं, फिक्स डिपॉजिट्स हैं, लोन्स हैं, या कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो आपको पैसा वापस दिलवा देगा। तो हमने फिनेंशियल एसेट्स के 3 हेडिंग बनाए थे, डेट, कॉन्ट्रैक्चुअल राइट टू रिसीव कैश, इक्विटी इन्वेस्टमेंट और डेरिवेटिव्स। तो हमने सबसे पहले डेट इंस्ट्रूमेंट की बात की थी। डेट इंस्ट्रूमेंट जब हम इसकी अकाउंटिंग शुरू करते हैं, किसकी, डेट इंस्ट्रूमेंट की, डेटर्स की, BR की, इन्वेस्टमेंट्स की। इन्वेस्टमेंट्स कौन से, इक्विटी शेयर्स को छोड़ के बाकी सारे इन्वेस्टमेंट्स आपके जिसमें पैसा वापस मिल जाता आपको। मैं कहता हूँ FD है, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है, रिडीमेबल डिबेंचर्स हैं, आपने किसी को लोन दिया है, आपने किसी को डिपॉजिट दिया है, आपको पैसा कुछ टाइम के बाद वापस मिल जाएगा आपका, हम उसे डेट इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। इसकी अकाउंटिंग के लिए मैंने आपको 3 मॉडल बताए थे, बिजनेस मॉडल 1, बिजनेस मॉडल 2, बिजनेस मॉडल 3। इसकी अकाउंटिंग अलग है, इसकी अकाउंटिंग अलग है, इसकी अकाउंटिंग अलग है, तीनों की अकाउंटिंग अलग अलग है। तो हमने डेट इंस्ट्रूमेंट के 3 हेडिंग्स बनाए थे, BM1, BM2, BM3। बिजनेस मॉडल 1, बिजनेस मॉडल 2, BM1 प्लस CCFC, CCFC कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स, BM2 कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स, BM3। CCFC इसमें मिलेगा, CCFC इसमें मिलेगा, इसमें नहीं मिलेगा।
अब ये क्या चीज़ है, पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका जो डेट इंस्ट्रूमेंट है, मतलब जो डेरिवेटिव नहीं है, जो इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर नहीं है, वो डेट इंस्ट्रूमेंट है। ज़्यादातर एग्जाम्पल इसी हेडिंग में आते हैं। तो आपको पहले अपने डेट इंस्ट्रूमेंट को तीनों मॉडल में से कहीं ना कहीं रखना पड़ेगा, क्लासीफाई करना पड़ेगा उसे, कि ये BM1 में आता है, ये BM2 में आता है, ये BM3 में आता है। क्यों? तीनों की अकाउंटिंग अलग अलग है। अगर कोई डेट इंस्ट्रूमेंट आपका BM1 में आता है, बिजनेस मॉडल 1 में, तो उस पर लगता है अमोर्टाइज्ड मेथड। 2 में आता है तो उस पर लगता है OCI अकाउंटिंग। 3 में आता है तो वो उस पर लगता है P&L मॉडल। तीनों की अकाउंटिंग अलग अलग है। अब ये क्लासिफिकेशन कैसे होता है और अकाउंटिंग कैसे होती है, वो हम आज रिवाइज करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमने बिजनेस मॉडल 1 और CCFC पे चर्चा करी थी। BM1, कुछ कंडीशंस को पूरा करना पड़ेगा आपको। कंडीशन नंबर 1, अगर आप अपने डेट इंस्ट्रूमेंट को मैच्योरिटी तक होल्ड करेंगे, मैच्योरिटी तक, मान लो मैंने रिडीमेबल डिबेंचर्स में पैसा लगाया और डिबेंचर 10 साल के बाद रिडीम होंगे, कितने? आफ्टर 10 ईयर्स, और मैं 10 साल पूरा इन्वेस्ट करके रखूँगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, होल पीरियड तक मैं इसको होल्ड करके रखूँगा। मैं इन डिबेंचर्स को बेचूंगा नहीं। मैंने FD कराई है 3 साल के लिए, मैं 3 साल तक होल्ड करूँगा इसको। तो इसकी पहली कंडीशन ये होती है कि अगर आप किसी इंस्ट्रूमेंट को मैच्योरिटी तक होल्ड करेंगे, मैच्योरिटी तक, और आपका बेचने का कोई इरादा नहीं है, आप इसको मैच्योरिटी तक होल्ड करेंगे, तो पहली कंडीशन सेटिस्फाइड है। दूसरी कंडीशन, जब हम इसको मैच्योरिटी तक होल्ड करेंगे तो इसमें प्रिंसिपल और इंटरेस्ट, 2 फीचर इसमें इंक्लूड हो जाते हैं। क्यों? जब तक वो मैच्योर होगा तब तक आपको ब्याज तो मिलेगा ना। आप चाहे FD में पैसा लगाओ, आप चाहे इन्वेस्टमेंट इन रिडीमेबल डिबेंचर करो, आपको हर साल कुछ ना कुछ मिलना ही है। तो जब तक आप उसको होल्ड करके रखेंगे तब तक ब्याज लेते रहेंगे और उसके बाद प्रिंसिपल आ जाएगा आपका। तो कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों की बात हो रही है। आप उसको मैच्योरिटी तक होल्ड करेंगे, इसमें प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों आपके इंक्लूड हैं। और तीसरा, द कंडीशंस ऑफ CCFC शुड ऑल्सो बी सेटिस्फाइड। इसमें जो मैं इंटरेस्ट की बात कर रहा हूँ, मेरी बात ध्यान से सुनना। मैंने आपको बताया था कि जब हम किसी इंस्ट्रूमेंट को मैच्योरिटी तक होल्ड करेंगे उस पर ब्याज मिलेगा, तो वो जो ब्याज आपको मिलेगा वो किसी न किसी रेट पे मिलेगा, तो वो आपका नॉर्मल मार्केट रेट होना चाहिए। और आपको पता है नॉर्मल मार्केट रेट क्या क्या कवर करता है? नंबर 1, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। नंबर 2, क्रेडिट रिस्क ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, एंटिटी का नहीं, इंस्ट्रूमेंट का। और तीसरा, ट्रांजैक्शन कॉस्ट। लेकिन अगर आपका ये जो इंटरेस्ट रेट है, ये लीवरेज इम्पैक्ट की वजह से चेंज हो जाए, मतलब आपने एंटिटी की परफॉर्मेंस देखी और एंटिटी सही परफॉर्म नहीं कर रही, रेट वेरी हो रहा है आपका, उसको बोलते हैं लीवरेज इम्पैक्ट। अगर आपके इंटरेस्ट में टाइम वैल्यू ऑफ मनी है, आपके इंटरेस्ट में ट्रांजैक्शन कॉस्ट की रिकवरी है, आपके इंटरेस्ट में इंस्ट्रूमेंट का क्रेडिट रिस्क है, इसको नॉर्मल मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट बोला जाता है, ये CCFC है आपका। लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट रेट वेरी हो रहा है लीवरेज इम्पैक्ट की वजह से, एंटिटी की परफॉर्मेंस ख़राब होने की वजह से रेट बढ़ गया, कम हो गया, तो ये आपका, हम बिज़नेस मॉडल 1 नहीं मानेंगे, सीधा 3 में चले जाएंगे। हम ये मानेंगे कि आपका जो इंटरेस्ट है वो CCFC को फॉलो नहीं कर रहा। तो CCFC में नॉर्मल मार्केट टर्म्स पे ब्याज होना चाहिए आपका। ये देखो, अगर आप किसी भी डेट इंस्ट्रूमेंट को बिजनेस मॉडल 1 में लेके आना चाहते हैं, द एंटिटी इंटेंशन शुड बी होल्ड सच एसेट टिल मैच्योरिटी एंड एंटिटी विल नॉट सेल इट बिफोर मैच्योरिटी। मैच्योरिटी से पहले इसको बेचेंगे नहीं, मैच्योरिटी से पहले इसको बेचेंगे नहीं और इसको होल्ड करके रखेंगे। दूसरा, जो कैश फ्लो है इस एसेट का, उसमें प्रिंसिपल और ब्याज दोनों इंक्लूड है, इंटरेस्ट भी इंक्लूड है, प्रिंसिपल भी इंक्लूड है, आपका दोनों इंक्लूड है। और तीसरा, कंडीशंस ऑफ CCFC शुड ऑल्सो बी सेटिस्फाइड। अब ये क्या है? CCFC मीन्स इंटरेस्ट शुड बी नॉर्मल इंटरेस्ट एज पर नॉर्मल लैंडिंग अरेंजमेंट्स। कैसे?
इफ़ इंटरेस्ट कवर्स टाइम वैल्यू ऑफ मनी, क्रेडिट रिस्क और इंस्ट्रूमेंट ट्रांजैक्शन कॉस्ट, सब वाजिब है, ये सब नॉर्मल इंटरेस्ट है। इन केस इंटरेस्ट कवर्स लीवरेज इम्पैक्ट देन वी विल कंसिडर सच एसेट BM3। हम सीधा इसको BM3 में ले जाएंगे। आप चाहे इसको मैच्योरिटी तक होल्ड करोगे, आप चाहे प्रिंसिपल और ब्याज लोगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर लीवरेज इम्पैक्ट वाला ब्याज है, अगर ब्याज रेट वेरी करेगा आपका एंटिटी रिस्क की वजह से, लीवरेज इम्पैक्ट क्या है, एंटिटी की रिस्क की वजह से ब्याज रेट वेरी करेगा। पूरी बातें बताई हुई हैं आपको क्लास में, मैं तो रिवाइज़ करा रहा हूँ आपको, ये सब समझाया हुआ है आपको। हम सीधा BM3 में चले जाएंगे, हम उसकी अकाउंटिंग अमोर्टाइज्ड मेथड से करेंगे नहीं, सीधा BM3 में, चाहे आपकी बाकी कंडीशन पूरी हो रही हो। इफ़ रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्लक्चुएट्स ड्यू टू एंटिटी परफॉर्मेंस और इट इज़ अ वेरिएबल रेट एज पर द मार्केट कंडीशन, इट विल बी टेकन एज लीवरेज रेट। इट कैन बी सेड it can be said that we will not apply BM1, BM2 in case leverage impact even if all other conditions are satisfied। अगर अब ब्याज के ऊपर लीवरेज इम्पैक्ट आया तो आपकी चाहे बाकी की कंडीशन पूरी हो रही हो, हम BM1, BM2 नहीं लगाएंगे, सीधा 3 में जाएंगे। तो सीधी सी बात है, एक तो आप मैच्योरिटी तक होल्ड करेंगे, ब्याज और प्रिंसिपल की बात करेंगे और नॉर्मल लैंडिंग रेट के हिसाब से बात करेंगे। और अगर ब्याज वेरी होता है लीवरेज की वजह से, सीधा 3 में जाएंगे हम, 1 पढ़ेंगे नहीं, 2 पढ़ेंगे नहीं। मैच्योरिटी तक, पहली कंडीशन मैच्योरिटी तक। फिर मैंने आपको एक एक्सेप्शन बताया था, मैंने किसी कंपनी के रिडीमेबल डिबेंचर ले लिए, 10 साल का पीरियड भी है, 10 साल तक मैं इसको होल्ड करके रखूँगा, मेरी इंटेंशन है। लेकिन मुझे लगा यार कंपनी तो इंसॉल्वेंट होने वाली है, कंपनी के बारे में खबरें जो आ रही है मार्केट में सही नहीं आ रही, मेरे को इन्वेस्टमेंट बेचनी पड़ी अपना पैसा बचाने के लिए। अब मॉडल के चक्कर में मैं अपना पैसा थोड़ा ना डुबो लूँगा। तो एक्सेप्शन में मैंने आपको बताया था स्ट्रेस सेल की बात, कि अगर मुझे मजबूरी में कुछ इन्वेस्टमेंट बेचने पड़ते हैं, कुछ मजबूरी में कोई स्ट्रेस सेल करनी पड़ती है, कुछ मेरे को रिस्क अवॉइड करना है, अगर मैं उसकी वजह से अपने इन्वेस्टमेंट बेचना चाहता हूँ तो BM1 ही रहेगा, क्योंकि आप मजबूरी में बेच रहे हैं, आपकी इंटेंशन नहीं थी उसको बेचने की। इफ़ एनी फाइनेंशियल एसेट कैन बी सोल्ड अंडर स्ट्रेस सिनेरियो to avoid risk in decline in value of the principal or interest to increase the return under BM1। आपकी तो इंटेंशन मैच्योरिटी तक होल्ड करने की थी, लेकिन बाद में आपको लगा कि मेरा पैसा डूब जाएगा, आपने निकाल लिया पैसा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता BM1, क्योंकि ये एक्सेप्शन है ना, ये तो एक्सेप्शन है, रेयर केस है ये। तो हमारी इंटेंशन तो मैच्योरिटी तक की थी। तो ये अगर आप पैसा मैच्योरिटी तक लगाएंगे, ब्याज और प्रिंसिपल भी कमाएंगे, CCFC आपका नॉर्मल लेंडिंग रेट है, सारी कंडीशन सेटिस्फाइड, आप लगा दो BM1 अमोर्टाइज्ड कॉस्ट मेथड। मैंने आज की क्लास कहाँ से शुरू की है, फिनेंशियल एसेट्स की अकाउंटिंग से। 3 तरह के फिनेंशियल एसेट्स हमने बांट दिए, डेट, इक्विटी, डेरिवेटिव। हम खड़े हैं डेट इंस्ट्रूमेंट में। डेट में फिर 3 मॉडल हैं, BM1, BM2, BM3। BM1 में CCFC है और मैच्योरिटी तक के ट्रांजैक्शन है। BM2 में क्या है, जब मैं आपको बिजनेस मॉडल 2 में लेके आया तो ये एक हाइब्रिड कॉन्सेप्ट है। कैसे, मैंने पैसा तो लगाया रिडीमेबल सिक्योरिटीज़ में, पैसा किस में लगाया, रिडीमेबल सिक्योरिटीज़ में, लेकिन मैं इसको मैच्योरिटी तक लेके नहीं जाऊंगा, मैं मैच्योरिटी से पहले इसको बेच दूंगा। बेचने से पहले मैं ब्याज लेता रहूँगा, लेकिन जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी मैं बेच दूंगा। और मेरी इंटेंशन क्लियर है कि मैं मैच्योरिटी तक नहीं रखूँगा। और अगर कोई इन्वेस्टमेंट आपकी या कोई भी डेट इंस्ट्रूमेंट आपका मैच्योरिटी तक नहीं जाएगा, उससे पहले बिक जाएगा, तो वह BM2 में आएगा। मैंने इसका एग्जांपल भी बताया था आपको। मान लो आपने डिबेंचर्स को रिडीम करने के लिए सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट्स रखे हुए हैं, आपने फिक्स्ड एसेट्स को रिप्लेस करने के लिए इन्वेस्टमेंट्स हेल्ड फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स रखे हुए हैं। तो जब आपको एसेट रिप्लेस करने का टाइम आएगा तब एसेट बेचेंगे, डिबेंचर को रिडीम करने का टाइम आएगा तब इन्वेस्टमेंट बेचेंगे। तो आप इसको होल्ड नहीं करेंगे, टाइम से पहले बेच देंगे, तो कुछ टाइम तक आप ब्याज लेते रहेंगे, फिर इसको बेच देंगे। तो ये हमारा बिजनेस मॉडल 2 है। और CCFC आपको पता ही है, प्रिंसिपल भी है इसमें, ब्याज का एलिमेंट भी है और नॉर्मल लैंडिंग रेट पे होना चाहिए। तो BM1 और BM2 में फ़र्क क्या है, वो मैच्योरिटी तक जाएगा, बिकेगा नहीं, ये मैच्योरिटी से पहले बिक जाएगा। वहाँ पे ब्याज मैच्योरिटी तक लेना होता है, यहाँ पे ब्याज सेल तक लेना होता है आपने।
If any financial asset under debt investment is to be classified under 2, then the following condition should be satisfied. The entity will not hold the financial asset till its maturity. It will recover its principal by selling it. Till the date of selling it, interest will be received. Such financial asset should principal interest दोनों फीचर हैं. CCFC आपका वही नॉर्मल लैंडिंग रेट वाली बात है. फिर हम बिजनेस मॉडल 3 तक आ गए थे. बिजनेस मॉडल 3 में कौन सी चीज़ें आती हैं जिसमें ब्याज का एलिमेंट ही नहीं है? देयर इज़ नो इंटरेस्ट, देयर इज़ नो इंटरेस्ट. और ये रखे ही सेल के लिए जाते हैं, या तो सीधा सेटलमेंट करेंगे या सेल करेंगे. अगर किसी भी डेट इंस्ट्रूमेंट में इंटरेस्ट का एलिमेंट नहीं है नॉर्मल लैंडिंग रेट पे, तो वो आपका BM3 में आएगा, विदाउट इंटरेस्ट है. If any asset or receivable cannot be classified under 1 or 2, it will be classified under BM3. अच्छा, there is no interest in financial asset. या तो ब्याज होगा ही नहीं, और अगर ब्याज होगा तो लीवरेज इम्पैक्ट वाला होगा, जो मैंने अभी बताया था आपको, जो वेरिएबल रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपका. और एक मैंने ट्रेड रिसीवेबल की बात बताई थी आपको, ट्रेड रिसीवेबल की बात बताई थी आपको. अगर तो ट्रेड रिसीवेबल में आपका इंटरेस्ट फीचर है, मान लो आपने डेटर्स को बोला कि भैया 40 दिन तक पैसे नहीं दिए तो उसके बाद ब्याज लगाना शुरू कर देंगे हम, तो फिर तो ये BM1 में आ जाएगा, क्योंकि ट्रेड रिसीवेबल के साथ इंटरेस्ट का फीचर प्लस कर रहे हो आप. और अगर आपने ट्रेड रिसीवेबल के साथ इंटरेस्ट का फीचर ऐड नहीं करा और डिफ़ॉल्ट के केस में भी ब्याज नहीं ले रहे आप, कोई ड्यू डेट ही नहीं है आपकी, तो BM3 में आएगा ये. तो जहाँ जहाँ ट्रेड रिसीवेबल इंटरेस्ट के साथ चलेंगे वहाँ BM1 में डाल देंगे, नहीं तो BM3 में आ जाएगा. चलेंगे आगे. चलो, ये सारी बातें हमने क्लास में डिस्कस कर रखी हैं. ये BM3 में आ गए. फिर मैंने आपको एग्जांपल भी दिए हुए हैं, ये देखो आप. जैसे BM2 है, इसमें क्या आता है, सॉरी ये BM2 है. BM2 में क्या आता है? इन्वेस्टमेंट हेल्ड फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट्स, इन्वेस्टमेंट्स हेल्ड फॉर रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, ये सारी चीज़ें आती हैं. BM3 में क्या आता है? डेटर्स, फ्लोटिंग रेट इन्वेस्टमेंट्स आते हैं. BM1 में क्या आता है? रिडीमेबल डिबेंचर, PSC लोन्स, FD वगैरह आते हैं. इसमें सारी चीज़ें आती हैं. इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 क्वेश्चन कराए हुए हैं, सब क्लास में डिस्कस किए हुए हैं. ये 45 10 हर लेक्चर में जो कॉन्सेप्ट डिस्कस किया गया है उसके क्वेश्चन साथ में कराए गए हैं. और इन क्वेश्चंस में क्या पढ़ा होगा हमने? एक केस स्टडी दे रखी होगी और उसमें लिखा होगा बताओ ये कौन से मॉडल में जाएगा, तो मॉडल का क्लासिफिकेशन बताया गया होगा. बेटे पढ़ना तो आपका ही काम है ना. अच्छा जी, मैं आगे चलता हूँ. फिर हम चलते चलते इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स में आ गए थे. वीडियो नंबर 6 है जी, कॉन्सेप्ट नंबर 2 इक्विटी इंस्ट्रूमेंट. जैसे आपने डेट इंस्ट्रूमेंट के 3 हेडिंग बनाए, BM1, BM2, BM3, वैसे हमने इक्विटी के 2 बनाए थे, एक हेल्ड फॉर ट्रेडिंग, एक नॉट फॉर ट्रेडिंग. जो हमारा हेल्ड फॉर ट्रेडिंग है ये तो P&L के थ्रू चलेगा, और जो हमारा नॉट फॉर ट्रेडिंग है इसमें 2 चॉइस होते हैं आपके पास, P&L की भी चॉइस है और OCI की भी चॉइस है. और इसमें जो OCI हम चूज़ करते हैं वो होता है नॉन रिसाइकलेबल, वो कभी भी P&L के थ्रू रूट नहीं करेंगे हम. अकाउंटिंग मॉडल क्या है? इररेवोकेबल OCI, कभी होगा ही नहीं P&L के थ्रू रूट. अच्छा, और दूसरा क्या है? ये P&L है सर, CL नहीं है, FVPL है, FVPL. या तो OCI ऑप्ट करेंगे या P&L. मार्केट में फेयर वैल्यू थ्रू P&L को ही चूज़ किया जाता है. ये सबसे फेमस मॉडल है आपका. ये हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे सब. अभी तो एक ओवरव्यू चल रहा है कि डेट इंस्ट्रूमेंट के 3 हेडिंग है. अच्छा, इक्विटी के 2 हेडिंग्स हैं. डेरिवेटिव्स में तो ऑप्शन, फ्यूचर, फॉरवर्ड्स आते हैं. जैसे डेरिवेटिव्स हैं, मैंने कुछ लिखवाया नहीं होगा यहाँ पे, मैंने बोला होगा अकाउंटिंग मॉडल तो FVPL है, इसको हम अलग से डिस्कस करेंगे. यहाँ पे एक समरी निकल के आती है कि फिनेंशियल एसेट के 3 हेडिंग हैं. फिनेंशियल एसेट के 3 हेडिंग हैं, एक है डेट, एक है इक्विटी और एक है डेरिवेटिव. इसके 3 मॉडल हैं, BM1, BM2 और BM3. इसके 2 मॉडल हैं, ट्रेडिंग, नॉट फॉर ट्रेडिंग, और इसका एक ही मॉडल है और वो है FVPL.
ये FVPL है, इसके दो चॉइसेस हैं, ये अमोर्टाइज्ड कॉस्ट है, ये OCI है और ये P&L है आपका। ये पूरी समरी मैंने आपको क्लास में जब लेक्चर कंप्लीट किया होगा मैंने फ्लो चार्ट बना के दिखाया होगा। कुछ बच्चे नोट कर लेते हैं, कुछ नहीं करते, जैसे हमारे CA ने भी इस समरी को नोट नहीं किया होगा जिसने ये नोट्स बनाए हैं। चलें जी आगे। फिर मैंने अकाउंटिंग शुरू करी थी, ये देखो पार्ट B में आ गया मैंने अकाउंटिंग शुरू कर दी। इसके बाद डेट इंस्ट्रूमेंट के कितने मॉडल हैं? 3। कौन कौन से? अमोर्टाइज्ड, OCI, P&L। इक्विटी के कितने हैं? 2। P&L और 2 मॉडल में से चॉइस करनी है हमने, और डेरिवेटिव। तो टोटल कितने हो गए? टोटल 6 हो गए। कैसे? ये देखो आपने बात अभी समझी नहीं। इसका मतलब 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 अकाउंटिंग आपको करनी है। ये 6 तरह की अकाउंटिंग आपको कवर करनी है। तो जब मैंने इसकी अकाउंटिंग स्टार्ट की तो सबसे पहले इसको शुरू किया। किसको? अमोर्टाइज्ड कॉस्ट मेथड को शुरू किया मैंने। अच्छा, ये देखो मैंने सबसे पहले एक एक करके सब डिस्कस किए हुए हैं। हमने सबसे पहले डेट इन्वेस्टमेंट अंडर अमोर्टाइजेशन कॉस्ट मेथड ये शुरू किया। अमोर्टाइजेशन कॉस्ट मेथड, अमोर्टाइज्ड कॉस्ट मेथड भी बोल देते हैं। ये कौन सी अकाउंटिंग है? ये था BM1 प्लस CCFC। वो एक ना स्टडी मेट में वर्ड यूज़ किया हुआ है SPPI, घबरा मत जाना, उसमें है सोली प्रिंसिपल पेमेंट एंड इंटरेस्ट। मैंने CCFC वर्ड यूज़ किया हुआ, उन्होंने SPPI भी लिखा हुआ है, मैंने SPPI बताया नहीं। इसमें क्या ना, सोली पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट, सोली पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट एक ही बात है उसमें लिखवा है, समझाई हुई है बात इसमें। अच्छा, ये हमारा है BM1 प्लस CCFC। तो इसमें क्या फ़ीचर था? मैच्योरिटी तक होल्ड करेंगे, मैच्योरिटी तक होल्ड करेंगे तो ब्याज भी लेंगे। तो मेरे पास 2 मेथड हैं इसके अंदर। जब मैं अमोर्टाइज्ड कॉस्ट मेथड की बात करूँगा तो मुझे 2 तरीके से देखना पड़ेगा, ट्रांजैक्शन मेरी मार्केट टर्म्स पे है या ऑफ मार्केट टर्म्स है। या तो मेरी पहली सिचुएशन होगी मेरी ट्रांजैक्शन मार्केट टर्म्स पे होगी, या फिर मेरी दूसरी सिचुएशन होगी मेरी ट्रांजैक्शन ऑफ मार्केट टर्म्स पे होगी। कैसे? मान लो मार्केट रेट चल रहा है 10% का इंटरेस्ट का, और मेरे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर 10% ही है। इसको बोलते हैं एट मार्केट टर्म्स, इसको बोलते हैं एट मार्केट टर्म्स। मार्केट रेट है जी मान लो 10% का, और हमारे कॉन्ट्रैक्ट में चल रहा है जी 8%। इसको बोलते हैं ऑफ मार्केट टर्म्स। क्या बोलते हैं इसको? ऑफ मार्केट टर्म्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ऑफ मार्केट टर्म्स बोलते हैं जी। तो देखना पड़ेगा कि इन दोनों में से कौन सा केस बनता है। क्यों? क्योंकि अकाउंटिंग अलग अलग है। अगर तो आपकी ट्रांजैक्शन एट मार्केट टर्म्स है, मतलब जो मार्केट में ब्याज चल रहा है नॉर्मली वही आपने चार्ज किया है, तो हम इसमें अकाउंटिंग लगाएंगे IRR से। इसको ERR भी बोल देते हैं, इफ़ेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। और अगर हमारी ट्रांजैक्शन ऑफ मार्केट टर्म है तो फिर इसमें हमारी अकाउंटिंग चलेगी मार्केट रेट के हिसाब से। ये 2 मॉडल हमने डिस्कस किए हुए हैं। मैं सबसे पहले बात कर रहा हूँ फर्स्ट मॉडल की, मैं सबसे पहले बात करूँगा फर्स्ट मॉडल की। हमारी सिचुएशन 1 है, ट्रांजैक्शन इज एट मार्केट टर्म्स। If interest rate in the given transaction is equal to market rate of the interest, then it will be considered as transaction is at market terms. मार्केट टर्म्स पे होना या ना होना पता कैसे लगता है? इंटरेस्ट रेट के कंपैरिजन से, और कोई फंडा नहीं है। मार्केट रेट और ट्रांजैक्शन रेट कंपेयर कर लो, अगर ब्याज के हिसाब जो मार्केट में चल रहा है वही ले रहे हो आप, तो फिर तो आपको IRR के हिसाब से चलना पड़ेगा। फिर ये सिचुएशन 1 बन जाएगी हमारी। तो इसमें मैंने अकाउंटिंग करने के कुछ स्टेप्स बताए थे। पहला स्टेप था
कि सबसे पहले आप ट्रांजैक्शन प्राइस निकालो। ट्रांजैक्शन प्राइस कैसे निकलेगा? मान लो मैंने पैसा किसी को लोन पे दे दिया, मैंने किसी को पैसा लोन पे दे दिया, मान लो 10 लाख रुपए दे दिए। अब मैं किसी को पैसा उधार दूंगा तो एग्रीमेंट बनेगा, स्टैम्प ड्यूटी लगेगी, फिर जो बंदा डील करवाएगा उसका कमीशन भी हो सकता है, तो मतलब कुछ ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी हो सकती है आपकी। तो जितने पैसे मैं अपनी जेब से लगाता जाऊंगा वो जोड़ता जाऊंगा। मैं बोलूँगा जी 10 लाख रुपए तो मैंने सामने वाले को लोन दे दिया, 50,000 रुपये मेरे स्टैम्प ड्यूटी पे, कमीशन पे खर्चा वर्चा हो गया, ये मेरी ट्रांजैक्शन कॉस्ट होगी। ठीक है जी। माइनस करूँगा रिवर्सल्स। रिवर्सल्स क्या है? आप किसी बैंक में लोन लेने जाएंगे तो बैंक आपसे बोलेगा कि हम आपको 10 लाख देते हैं लेकिन 50,000 काट लिया बैंक ने। हमने बोला 50,000 किस चीज़ के काट रहे हो? कहते ये ना प्रोसेसिंग फ़ीस है, ये अप फ्रंट फीस है, किसी भी फीस का नाम दे के पैसे काट लिए। तो अगर हम पैसे खर्च करते जा रहे हैं, आउटफ्लो है तो वो तो ऐड करते जाओ, और अगर हमने सामने वाले की पॉकेट काट ली किसी भी फीस के नाम से तो वो हमने माइनस कर ली। तो ये हमारा जो है नेट इन्वेस्टमेंट है। इसको क्या बोलते हैं? ट्रांजैक्शन प्राइस। और जो फर्स्ट करेंगे हम ट्रांजैक्शन प्राइस पे पास करेंगे, और मैं बोलूँगा इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक ट्रांजैक्शन प्राइस पे। ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। डेट इंस्ट्रूमेंट के अंदर हमारा बिजनेस मॉडल 1 चल रहा है और मैं अमोर्टाइज्ड कॉस्ट मेथड आपको रिवाइज करा रहा हूँ। पहले हमें ये चेक करना है कि ट्रांजैक्शन मार्केट टर्म्स पे है या ऑफ मार्केट टर्म्स पे है। अगर मार्केट टर्म्स पे है तो IRR, अगर ऑफ मार्केट टर्म्स पे है तो मार्केट रेट फॉलो करेंगे। मैंने शुरू किया सिचुएशन 1 मार्केट टर्म्स IRR वाला मॉडल। तो इसमें पहला स्टेप क्या है? पहले ट्रांजैक्शन प्राइस निकालो कि आपने नेट इन्वेस्टमेंट किया कितना है। ये देखो ट्रांजैक्शन प्राइस कैसे निकलता है? ओरिजिनल इन्वेस्टेड मनी 10 लाख रुपए, ट्रांजैक्शन कॉस्ट स्टैम्प पेपर हो सकता है, कमीशन हो सकता है, लीगल फीस हो सकती है, सब जोड़ लो इसके अंदर। जेब से पैसे निकलते जा रहे हैं, मैं जोड़ता जा रहा हूँ। फिर कुछ रिकवरीज हो गई हैं आपको, कोई आपने प्रोसेसिंग फ़ीस का पैसा काट लिया, फाइल चार्जेस काट लिए, आमतौर पे ये बैंक काटता है, वो माइनस कर लिया। तो ये हमारा ट्रांजैक्शन प्राइस आ गया, नेट इन्वेस्टमेंट आ गई हमारी। पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। फिर हम आगे दूसरे स्टेप में। दूसरा स्टेप है जी सब्सिक्वेंट मेजरमेंट का। कुछ नहीं है जी, इंटरेस्ट लेना आपने इन्वेस्टमेंट टू बैंक की एंट्री तो पास कर ली, अब उस पर ब्याज लेना है। तो ब्याज IRR से निकलेगा, IRR निकालो। अच्छा जी, अब IRR कैसे निकलेगा? बड़ा आसान काम है। जो फ्यूचर में आपको कैश फ्लो मिलने हैं, ये इनफ्लो है। इसका कंपैरिजन करा दो आपकी नेट इन्वेस्टमेंट के साथ, जिसको आपने ट्रांजैक्शन प्राइस बोला था, और इसको बराबर करके आप ERR निकाल लो। IRR वो रेट है जिस पे इनफ्लो और आउटफ्लो बराबर हो जाते हैं। आपका ट्रांजैक्शन प्राइस क्या है? आपका आउटफ्लो। और फ्यूचर में क्या मिलने वाला है? ब्याज प्लस प्रिंसिपल, ब्याज प्लस प्रिंसिपल। तो आप IRR की कैलकुलेशन करो। अब IRR की कैलकुलेशन फाइनल लेवल के बच्चे को यहाँ थोड़ा ना समझाते हुए मैं अच्छा लगता हूँ। कैलकुलेट इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न ड्यू टू डिफरेंस बिटवीन ट्रांजैक्शन प्राइस एंड ओरिजिनल इन्वेस्टेड मनी, है ना जी। अच्छा, इट मीन्स दैट ट्रांजैक्शन कॉस्ट और रिकवरीज शैल बी एडजस्टेड ओवर द मैच्योरिटी टर्म्स ऑफ ERR। ये जो आपने पहले ओरिजिनल मनी 10 लाख रुपए थी, फिर ट्रांजैक्शन कॉस्ट आ गई, फिर रिकवरीज आ गई, तो ये हमारा ये ट्रांजैक्शन प्राइस आ गया। तो ये जो दो चीज़ें हैं, ट्रांजैक्शन कॉस्ट को जोड़ना, रिकवरीज को माइनस करना, इससे हमारा ट्रांजैक्शन प्राइस चेंज हो जाता है और इसकी वजह से हमारा इंटरेस्ट रेट भी चेंज हो जाता है। मेरी बात अभी भी समझे नहीं आप। मान लो मैं X ने Y को 10 लाख रुपए दिए और वो इस पे 10% के हिसाब से आपको एनुअली 1-1 लाख रुपए देगा, 10 साल तक देगा। ये तो टर्म्स हो गए। मैंने जब इसका ट्रांजैक्शन प्राइस निकाला तो ट्रांजैक्शन प्राइस आ रहा है 10.5 लाख रुपए का।
खर्चे वर्चे जोड़ लिए, रिकवरीज काट ली, ये 10.5 लाख आ रहा है। तो सोचने वाली बात ये है कि ब्याज तो आपको मिलेगा 10 लाख पे, पैसा लगा दिया आपने 10.5, तो ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट तो आपकी 10.5 की है और आपको मिल क्या रहा है 10 लाख के हिसाब से। तो इसका मतलब आपका जो इफ़ेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न है वो कम आएगा आपको, क्योंकि आपने लगाया है 10.5 खर्चे वर्चे जोड़ के, ब्याज आपको मिल रहा है 10 लाख के हिसाब से, तो इफ़ेक्टिव रेट आपका 10% नहीं, इससे कम आएगा। तो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट और रिकवरीज़ हैं ये आपके रेट में एडजस्ट हो जाते हैं और ब्याज के फॉर्म में आते रहते हैं। ये बात हमने इंडिया 23 में भी सीखी थी, बोरिंग कॉस्ट में, उसमें भी बताई थी मैंने आपको ये बात। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले ट्रांजैक्शन प्राइस निकालेंगे, फिर हम IRR निकालेंगे, फिर आपको पता है ड्यू करते जाओ, कलेक्ट करते जाओ। ड्यू किस पे करेंगे, ड्यू करेंगे ERR पे, और कलेक्ट किस पे करेंगे, कलेक्ट करेंगे 10% पे। ड्यू कर लेंगे IRR पे, कलेक्ट कर लेंगे 10%। अच्छा, टू इंटरेस्ट IRR बाय बैंक एक्चुअल बाय बैलेंस CD, टू IRR बाय बैंक, टू IRR बाय बैंक, टू IRR बाय बैंक चलता रहेगा और धीरे धीरे आपका प्रिंसिपल का हर साल का बैलेंस चेंज होगा और लास्ट में वो टैली हो जाएगा। अमोर्टाइज्ड कॉस्ट मेथड में अगर आपकी ट्रांजैक्शन मार्केट टर्म्स पे है तो आपको इसी तरह से चलना पड़ेगा। पहला स्टेप ट्रांजैक्शन प्राइस निकालो, दूसरा स्टेप IRR निकालो और IRR चेंज हो जाएगा आपका ट्रांजैक्शन कॉस्ट की वजह से, और तीसरा स्टेप ड्यू करो IRR से और कलेक्ट करो एक्चुअल, IRR एक्चुअल, IRR एक्चुअल, वो टेबल बन जाएगा। ये वर्किंग है सर, ये देखो, इंटरेस्ट विल बी एक्रूड टिल मैच्योरिटी बाय ERR। ये देखो फाइनल व्यू, फाइनल व्यू क्या है, पहली एंट्री किस पे, ट्रांजैक्शन प्राइस पे, फिर हम प्लस करेंगे इंटरेस्ट किस पे, ERR पे, ये P&L में जाएगा, और माइनस क्या करेंगे, एक्चुअल कलेक्शन, और हर साल बैलेंस चेंज होता रहेगा। ये हमने पढ़ा था कब, जब सारी ट्रांजैक्शन प्राइस पे होती है। तो फिर ये एग्जाम्पल कराया आपको मैंने, एग्जाम्पल के साथ एंट्रीज भी करा रखी हैं। देखो इससे बेसिक और क्या करा सकता हूँ आपको, मुझे बताओ। फिर एक और एग्जाम्पल चेंज करके फिर आपको दोबारा से ERR की कैलकुलेशन करवाई, फिर उसका अकाउंट बना के दिखाया, फिर उसकी एंट्रीज कराई, और क्या करा दूँ बता दो। एक एक स्टेप, एक एक वर्किंग आपको करवाई हुई है क्लास के अंदर। फिर हम लेके आए ऑफ मार्केट टर्म्स का फंडा। इफ डेट इन्वेस्टमेंट इज एट ऑफ मार्केट टर्म्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्केट का रेट है 10% और आपके ट्रांजैक्शन का रेट है मान लेते हैं 2%, 6%, 8%, लेकिन मार्केट रेट के बराबर है नहीं है, इसको बोलते हैं ऑफ मार्केट टर्म्स। अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो ब्याज का रेट है वो मार्केट रेट से कम है तो इसको बोलते हैं ऑफ मार्केट टर्म्स। ठीक है जी। अच्छा, फिर मैंने आपको इसमें स्टेप्स बताए थे। पहला स्टेप, अब हम ट्रांजैक्शन प्राइस नहीं निकालेंगे, अब हम ट्रांजैक्शन प्राइस पहले नहीं निकालेंगे, पहले हम क्या निकालेंगे, फेयर वैल्यू ऑफ डेट इंस्ट्रूमेंट्स। ये कैसे निकलती है, बड़ा आसान है जी। कैश फ्लो 1, कैश फ्लो 2, कैश फ्लो 3, कैश फ्लो 4, जितने भी कैश इनफ्लोज हैं सबकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो, ये इसकी फेयर वैल्यू है। जितने भी आपको फ्यूचर में कैश इनफ्लो मिलने वाले हैं, मान लो मैंने किसी को 15 लाख रुपए दिए, 10% पे दिए, तो 1.5 लाख रुपए का तो ब्याज ही आएगा हर साल, और लास्ट में 15 लाख रुपए मेरे प्रिंसिपल के आ जाएंगे। इसकी प्रेजेंट वैल्यू बना लो, लेकिन प्रेजेंट वैल्यू कौन से रेट से बनानी है, मार्केट रेट से। कैश फ्लो कौन से लेने, एक्चुअल वाले, तो एक्चुअल कैश फ्लो ले लो, डिस्काउंटिंग कर लो मार्केट रेट से, फेयर वैल्यू आ जाएगी आपकी। याद होना चाहिए आपको। फिर मैंने दूसरा स्टेप बताया था आपको, ट्रांजैक्शन प्राइस निकालो। ट्रांजैक्शन प्राइस कैसे निकलता है, जो अभी हमने समझा था, आउटफ्लो प्लस आउटफ्लो माइनस इनफ्लो, नेट आउटफ्लो, जो पैसा आपने लगाया है। और फिर मैंने आपको बताया था कि इनिशियल रिकग्निशन पे ट्रांजैक्शन प्राइस माइनस फेयर वैल्यू, इसका डिफरेंस निकालो।
ट्रांजैक्शन प्राइस आपका नेट आउटफ्लो है जो आपने लगाया, फेयर वैल्यू जो आपको मिलने वाला है, ये डिफरेंस, इस डिफरेंस की अकाउंटिंग आपको करनी पड़ेगी। ये वो डिफरेंस है जो आपका गया, आपने लगाया ये, आपको मिलेगा ये गया, इस डिफरेंस की अकाउंटिंग आपको करनी पड़ेगी। और इस डिफरेंस की अकाउंटिंग के लिए मैंने आपको दो तरीके बताए थे। फर्स्ट, अगर आपका ये जो मार्केट रेट है ये बिल्कुल कन्फर्म है, लेवल 1 इनपुट है, इंड एस 113 फेयर वैल्यू मेजरमेंट में हम लेवल 1 इनपुट यूज़ करते हैं, स्ट्रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, पक्का है कि नहीं यार मार्केट रेट यही है, मार्केट रेट 10% है, लेवल 1 इनपुट है, आप 8% ले रहे हो, मार्केट में 10% है, और जो मैं मार्केट रेट बता रहा हूँ ये लेवल 1 का इनपुट है, अगर ये कंफर्म्ड है, बिल्कुल 10% पक्का है, तो ये डिफरेंस P&L में डाल दो भैया, ये आपका खर्चा हो गया, डूब गया ये पैसा आपका। लेकिन अगर ये लेवल इनपुट नहीं है, लेवल 1 इनपुट नहीं है, तो फिर इस डिफरेंस के दो तरीके होंगे, क्या? इस डिफरेंस को या तो हम प्रीपेड एक्सपेंस मान लेंगे और या फिर हम इसको इक्विटी मान लेंगे। प्रीपेड और इक्विटी, हाँ मैंने आपको बताया था, मान लो आपने सिक्योरिटी डिपॉजिट दिया, मार्केट में चल रहा है 10% रेट, सिक्योरिटी डिपॉजिट आपका फ्री में चला गया, सामने वाला ब्याज ही नहीं दे रहा आपको, तो आपका तो नुकसान हो गया, हम उसको प्रीपेड रेंट मान लेंगे। हमने स्टाफ को लोन दिया, मार्केट में रेट 10% का, स्टाफ को 2% पे दे दिया, बहुत सस्ते रेटों पे, तो प्रीपेड सैलरी मान लेंगे, क्योंकि दिया ज़्यादा आएगा कम, तो प्रीपेड रेंट, प्रीपेड सैलरी मान लेंगे इस हिसाब से। अगर होल्डिंग ने सब्सिडरी को सस्ता लोन दिया, होल्डिंग ने सब्सिडरी को फ्री ऑफ इंटरेस्ट लोन दिया, तो होल्डिंग सब्सिडरी का जब फ़ायदा करवाता है तो उसको इक्विटी इन्वेस्टमेंट मान लेते हैं हम। तो फिर ट्रांजैक्शन देखनी पड़ेगी कि आउटसाइडर के साथ कर रहे हैं या होल्डिंग सब्सिडरी के बीच का है। आउटसाइडर के साथ कर रहे हैं तो प्रीपेड एक्सपेंस बुक कर देंगे, होल्डिंग सब्सिडरी का तो उसको इक्विटी इन्वेस्टमेंट मान लेंगे हम। ये वर्किंग मैंने आपको पूरी बताई थी। पहला स्टेप, एक्चुअल कैश इनफ्लो को मार्केट रेट से डिस्काउंट करेंगे तो फेयर वैल्यू आएगी, ट्रांजैक्शन प्राइस में से फेयर वैल्यू माइनस करेंगे तो जो डिफरेंस आएगा वो आपका या तो P&L में जाएगा लेवल 1 इनपुट के हिसाब से। अगर आपका मार्केट रेट कंफर्म्ड है तो P&L में डाल दो, अगर आपका मार्केट रेट लेवल 1 इनपुट के हिसाब से स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं है उसका, तो फिर हम आउटसाइडर के साथ प्रीपेड खर्चा मान लेंगे और होल्डिंग सब्सिडरी में इक्विटी इन्वेस्टमेंट। और फिर मैंने आपको एक बात और बताई थी कि क्वेश्चन अगर साइलेंट है तो हमेशा ये मान के आएंगे कि लेवल 1 का इनपुट नहीं है, और हम स्टाफ लोन के केस में प्रीपेड सैलरी, सिक्योरिटी डिपॉजिट के केस में प्रीपेड रेंट, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी हुई हैं सर। ये देखो आप, इफ़ गिवन ट्रांजैक्शन इज़ नॉट एट मार्केट टर्म्स, मतलब मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़ नॉट इक्वल टू एक्चुअल रेट, देन द फॉलोइंग स्टेप शुड बी अप्लाइड। पहला स्टेप, फेयर वैल्यू निकालो। कैसे आएगी? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो एट मार्केट रेट। ठीक है जी, कैश फ्लो कौन से लेने? एक्चुअल वाले, डिस्काउंटिंग मार्केट रेट पे कर लिया आपने। ट्रांजैक्शन प्राइस में से माइनस करो फेयर वैल्यू, तो ये डिफरेंस आ जाएगा। बहुत बढ़िया। अब इस डिफरेंस के दो तरीके हैं। अगर आपको लगता है कि मार्केट रेट बेस्ड ऑन लेवल 1 इनपुट है तो इस डिफरेंस को भैया एक्सपेंस मान के P&L में अभी डाल दो। और दूसरा केस, अगर आपको लगता है कि मार्केट अभी लेवल 1 इनपुट के हिसाब से नहीं है तो या तो ये प्रीपेड एक्सपेंस होगा या इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी होगा। प्रीपेड कैसे होगा ये भी देख लेते हैं हम। प्रीपेड कैसे होगा? कोई स्टाफ एडवांस का केस है, सस्ते रेटों पे दिया आपने, तो ये प्रीपेड सैलरी बन जाएगा। कोई लीज डिपॉजिट दिए हैं जिसपे ब्याज नहीं मिल रहा आपको लेकिन मार्केट में रेट है, तो प्रीपेड रेंट मान लेंगे। अच्छा, ये इक्विटी वाला, इन्वेस्टमेंट इन इंटरेस्ट फ्री डिबेंचर्स, PSC बाय होल्डिंग इन सब्सिडरी, लोन गिवन बाय होल्डिंग टू सब्सिडरी विदाउट दिस, ये सारी वर्किंग है सर। अच्छा, एक ना मई 21 की RTP में 109 का एक क्वेश्चन आया है जिसमें होल्डिंग ने सब्सिडरी के बिहाफ पे गारंटी दी है, फिनेंशियल गारंटी। वो एक नया क्वेश्चन है, वो कर लेना प्लीज़, मई 21 की RTP में है, वो स्टडी मेट में नहीं है, वो एक नया क्वेश्चन लेके आए ये लोग, आपको देखना चाहिए वो क्वेश्चन। और एक ना मई 21 में ही एक लीज़ का 116 का एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन ऐड किया इन्होंने इसी RTP में।
इस पूरी आरटीपी में ये 2 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। लीज को फॉरेन करेंसी के साथ लिंक किया हुआ है और होल्डिंग ने सब्सिडरी के ब्याह पे फाइनेंशियल गारंटी दी हुई है। ये 2 क्वेश्चन ज़रूर देखना आप, बाकी चाहे सारी आरटीपी छोड़ दो, कोई चक्कर वाली बात नहीं है। फिर देखो मैंने लिखवाया था, इन द एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन वी विल ऑलवेज अज्यूम द गिवन इंफॉर्मेशन इज अदर देन लेवल 1 इनपुट। हम ये मानेंगे कि हमेशा लेवल 1 इनपुट नहीं है। अच्छा, इनिशियल रिकग्निशन किस पे करना आपने? फेयर वैल्यू पे। मैं अब आपको समरी बना के दूं, समरी सिर्फ इतनी सी है, अगर तो आपका ट्रांजैक्शन मार्केट टर्म्स पे है तो इनिशियल रिकग्निशन ट्रांजैक्शन प्राइस पे होगा, IRR ड्यू कर देंगे, एक्चुअल ले लेंगे, IRR ड्यू करेंगे, एक्चुअल रिसीव करेंगे, कहानी चलती रहेगी। अगर ऑफ मार्केट टर्म्स में खड़े हैं तो पहले फेयर वैल्यू निकालेंगे, एंट्री फेयर वैल्यू पे पास होगी। और ट्रांजैक्शन प्राइस और फेयर वैल्यू का डिफरेंस मैंने आपको बता दिया कैसे ट्रीट करना आपने। तो पहली एंट्री किस पे पास होगी? फेयर वैल्यू पे। डिफरेंस को आपने इस तरह से ट्रीट करना है। फिर ये जो प्रीपेड है इसका क्या करेंगे? इसको SLM बेसिस पे P&L में राइट ऑफ करते रहेंगे। मान लो मैंने स्टाफ को लोन दिया 5 साल के लिए, तो मैं इसको 5 से डिवाइड करके P&L में धीरे धीरे डालता रहूँगा प्रीपेड सैलरीज को। अगर मेरा सिक्योरिटी डिपॉजिट 4 साल का है तो मैं 4 साल में अमोर्टाइज धीरे धीरे रेंटल में डालता रहूँगा, P&L में डालता रहूँगा इसे। अच्छा, और वो फेयर वैल्यू का क्या करना है सर? मार्केट रेट से ब्याज ड्यू कर लो, एक्चुअल कलेक्ट कर लो, मार्केट रेट से ड्यू कर लो, एक्चुअल कलेक्ट कर लो, मार्केट रेट से ड्यू करो, एक्चुअल कलेक्ट करो। पहले हम क्या करते थे? IRR पे ड्यू करते थे, एक्चुअल रिसीव करते थे। अब हम मार्केट रेट से ड्यू करेंगे, एक्चुअल रिसीव करेंगे। और जो डिफरेंस था, डिफरेंस की अकाउंटिंग तो हम SLM बेसिस पे कर ही लेंगे। अच्छा, और ये सर इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी ये पड़ा रहेगा। इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी का कुछ नहीं करना, ये पड़ा रहेगा आपका। अच्छा, ये देखो आपको मैं अगर अकाउंटिंग आगे चेक कराता हूँ बेटे, तो देखो आप सब्सिक्वेंट मेजरमेंट दिखाता हूँ आपको। फेयर वैल्यू प्लस इंटरेस्ट एट मार्केट रेट माइनस कैश इनफ्लो। तो आपने ब्याज किस पे ड्यू करने? मार्केट रेट पे। और जो डिफरेंस था उसको हम SLM बेसिस पे, जो प्रीपेड एक्सपेंस था उसको P&L में लेके जाएंगे SLM बेसिस पे ओवर द पीरियड। और जो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है इस पे इक्विटी के रूल्स लगाते रहेंगे हम। अप्लाई रूल्स ऑफ इक्विटी इक्विटी कंपोनेंट पे। फिर एग्जांपल शुरू हो गया। एग्जांपल में पहले आपको मैंने इनिशियल बताया, पूरी कहानी है एग्जांपल के अंदर। फिर एंट्रीज कराई, फिर सब्सिक्वेंट मेजरमेंट करा रखा है, सारे क्वेश्चन करा रखे हैं बेटे। बच्चा फिर भी कह देता है सर ये नहीं कराया, वो नहीं कराया, ये नहीं कराया, वो नहीं कराया, ये नहीं कराया, वो नहीं कराया। फिर हम पार्ट नंबर 7 पे आ गए, 7वां वीडियो आ गया हमारा। 7वें वीडियो पे आ गया हम। ये सब क्वेश्चन चल रहे हैं, देख लो। क्वेश्चन 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 क्वेश्चन। फिर क्वेश्चन नंबर 54 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क किया हुआ है, क्वेश्चन अच्छा होगा। 61 किया हुआ है, नरेशन लिखे हुए हैं, एंट्रीज पास कर रखी हैं। $59 किया हुआ है, 53 किया हुआ है, 56 57 होमवर्क में दिए हुए हैं, फिर 58 डिस्कस किया हुआ है। फिर हम आ गए सेकंड मॉडल में। डेट इन्वेस्टमेंट अंडर OCI, ये कौन सा था? ये था बिजनेस मॉडल 2 प्लस CCFC। पहला स्टेप। जिंदल सर क्या इसमें भी 2 मेथड है? ना ना, इसमें ऑफ मार्केट टर्म्स, एट मार्केट टर्म्स कोई झंझट नहीं है, सीधी अकाउंटिंग स्टार्ट है। सबसे पहले ट्रांजैक्शन प्राइस निकालो। अब ट्रांजैक्शन प्राइस निकालना आपको आता है, खर्चे वर्चे ऐड करने हैं, रिकवरीज माइनस करनी है, तो आपके नेट आउटफ्लो निकालना है कि कितना पैसा लग गया आपका। तो हम एंट्री पास कर लेंगे फिनेंशियल एसेट टू बैंक। अब इस पे जो एक्चुअल इनकम बनती है वो P&L में जानी शुरू हो जाएगी, और हम इसमें IRR कैलकुलेट नहीं करेंगे। ना हम इसमें IRR कैलकुलेट करेंगे, ना ही मार्केट रेट कैलकुलेट करेंगे। अब इस बात को लेके थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्शन है। स्टडी मैट में एक क्वेश्चन शायद स्टडी मैट में नहीं RTP में है। एक क्वेश्चन RTP में है जिसमें उन्होंने इस वाले मॉडल में IRR दे रखा है।
बच्चे का मेरे पास डाउट आया, जिंदल सर आपने IRR से क्यों सॉल्व कराया, तो मेरा वहाँ पे जवाब ये रहता है कि प्रैक्टिकल नॉलेज को प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के साथ लिंक मत करो। क्वेश्चन क्वेश्चन है, नॉलेज नॉलेज है। एग्जामिनर ने बहुत ही लापरवाही से OCI मॉडल में IRR दे दिया और हमने उस IRR को लगा दिया, लेकिन प्रैक्टिकली हम एक्चुअल इनकम को ही रिकॉर्ड करते हैं। फिर एक बच्चे ने पूछा सर ऐसा इसके पीछे लॉजिक है। लॉजिक ये है कि बिज़नेस मॉडल 2 में आपको एक बात पता है कि हम डेट इन्वेस्टमेंट को मैच्योरिटी तक होल्ड नहीं करेंगे, हम इसको क्या है कुछ टाइम तक होल्ड करेंगे और उसके बाद बेच देंगे। तो जो ब्याज लेना है वो पूरे पीरियड का नहीं लेना, छोटे से पीरियड का लेना है आपने ब्याज, और IRR जाते हैं मैच्योरिटी तक। बच्चा कन्विंस नहीं हुआ, फिर मैंने उसको दूसरा लॉजिक बताया कि बिज़नेस मॉडल 2 में आपने पहली एंट्री ट्रांजैक्शन प्राइस पे पास कर ली, हर बैलेंस शीट को इसकी वैल्यूएशन होगी। BM1 के अंदर आपने अमोर्टाइज्ड कॉस्ट मेथड फॉलो किया और उसमें बैलेंस शीट वैल्यूएशन नहीं होती। ड्यू करते हैं IRR से या मार्केट रेट से और कलेक्शन कर लेते हैं, जो बैलेंस आता है वो दिखा देते हैं। अमोर्टाइज्ड कॉस्ट में बैलेंस शीट वैल्यूएशन नहीं होती, लेकिन इसमें होती है। और अगर आप इसमें बैलेंस शीट वैल्यूएशन करोगे, फेयर वैल्यू मेजरमेंट करोगे आप इसका, तो बताओ IRR कैसे काम करेगा। आप हर क्लोजिंग बैलेंस को, बैलेंस शीट डेट को इसकी वैल्यू चेंज करोगे और जो फेयर वैल्यू फ्लक्चुएशन आएगा उसको OCI में डालोगे, तो IRR कैसे सेट करोगे आप इसका। तो वो क्वेश्चन में एक फ्रेमिंग मिस्टेक है, इस पे IRR नहीं लगना चाहिए, इस पे एक्चुअल रेट के हिसाब से चलना चाहिए, क्योंकि हर बैलेंस शीट डेट को इसकी वैल्यूएशन होनी है। अब जो बच्चे मेरी बात को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं कि सर क्या बोल रहे हैं, उनको तो बात क्लिक करती है। अब जो बच्चे हैं लीर के फ़कीर, नहीं यार जो लिखा है मैं तो वही करूँगा। सर वेलकम, आप जो करना है करना चाहो करो। अगर आपने IRR पे इसकी अकाउंटिंग करनी है तो फिर इसकी बैलेंस शीट वैल्यूएशन नहीं हो सकती, क्योंकि आपका IRR सेट होता है ड्यू कलेक्शन ड्यू कलेक्शन ड्यू कलेक्शन, लास्ट में टैली करना होता है आपने। और इसमें बैलेंस शीट वैल्यूएशन में आपको भी चेक कराता हूँ स्टेप्स के अंदर है, इसलिए IRR नहीं लगेगा। इसमें पहली एंट्री ट्रांजैक्शन प्राइस पे पास हो जाती है, एक्चुअल ब्याज ड्यू करते हैं और एक्चुअली रिसीव कर लेते हैं। एक्चुअल ड्यू करते हैं, एक्चुअली रिसीव कर लेते हैं, ना इसमें IRR लगाते हैं ना मार्केट। ये देखो आप, जो मैं आपको बहुत बोल रहा हूँ, बैलेंस शीट डेट को वैल्यूएशन करनी पड़ेगी आपको इसकी, और इसे OCI में लेके जाना पड़ेगा। फाइनेंशियल एसेट टू फेयर वैल्यू गेन टू OCI रिजर्व। एक बात है कि ये जो OCI रिजर्व है आपका, ये रिसाइकलेबल है P&L में। जब हम इसको सेल करेंगे ना, क्योंकि BM2 लगा रहे हैं तो सेल तो करेंगे ही, तो जब हम इसको सेल करेंगे तो जितना भी OCI हम इसका इकट्ठा करके बैठे हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, वो सब P&L में चला जाएगा। तो ये रिसाइकलेबल है, हम इसको रिसाइकिल कर देंगे। लेकिन ब्याज की बात मेरी बेटे मान लेना, प्रैक्टिकल लाइफ में एक्चुअल रिटर्न लेते हैं, क्योंकि हर बैलेंस शीट डेट को आप वैल्यूएशन करोगे, IRR कैसे सेट हो जाएगा इसका। तो वो क्वेश्चन की फ्रेमिंग मिस्टेक है, RTP वाली जो मैंने क्वेश्चन कराया होगा, तो उसका डाउट मत भेजना मुझे। अच्छा, ये उसकी वैल्यूएशन है जी, बैलेंस शीट वैल्यूएशन। अच्छा, उसके बाद सेल के टाइम पे हम क्या करेंगे, सेल के टाइम पे अच्छा बैंक अकाउंट डेबिट टू फाइनेंशियल एसेट करेंगे, नफ़ा नुकसान P&L में डाल देंगे, और जो OCI पड़ा है उसको उठा के P&L में मारेंगे। जब तक ब्याज लेना है ब्याज लेते रहो, ब्याज लेते रहो, ब्याज फिर बेच दो। मैंने एग्जांपल क्या दिया था, सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट हेल्ड फॉर द रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। इससे बेस्ट एग्जांपल क्या होगा बताओ। डिबेंचर को रिडीम करने के लिए आपने सिक्योरिटीज़ में पैसा लगाया, इंटरेस्ट से बढ़ते आ रहे हैं, जब डिबेंचर को रिडीम करने का टाइम आएगा इन्वेस्टमेंट को बेच देंगे हम। तो इस तरह के इन्वेस्टमेंट जो टाइम मैच्योरिटी से पहले सेल हो जाएंगे, क्योंकि आपको पैसे की ज़रूरत है, आपको कोई एसेट रिप्लेस करना है, आपने उसके लिए कोई इन्वेस्टमेंट होल्ड किया था, तो इस तरह के इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आते हैं। पहली एंट्री ट्रांजैक्शन प्राइस पे, ब्याज ड्यू करते चलो एक्चुअल एक्चुअल एक्चुअल, तो बैलेंस में चेंज नहीं आएगा। बैलेंस शीट डेट को हम इन्वेस्टमेंट की वैल्यूएशन करते रहेंगे, OCI में डालते रहेंगे, जब बेच देंगे तो नफ़ा नुकसान निकाल के P&L में डाल देंगे, और जो OCI पड़ा होगा वो भी P&L में डाल देंगे। ये सारी बात हमने क्लास में पढ़ी हुई है बेटे। और फिर ये देखो, सिर्फ कहानी नहीं है, एग्जाम्पल भी कराया हुआ है साथ में, एंट्रीज भी कराई हुई हैं साथ में, सब कुछ कराया हुआ है। लो सर, तो मैंने आपको वीडियो नंबर 5, वीडियो नंबर 6 और वीडियो नंबर 7 तीनों का रिवीजन करा दिया है। आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा है मैं आपको समराइज़ कर देता हूँ। आज मैंने आपको अकाउंटिंग शुरू करके दिया है फाइनेंशियल एसेट की, कि जी डेट, इक्विटी और डेरिवेटिव। डेट के अंदर 3 मॉडल हैं,
1 2 3, इक्विटी के अंदर 2 हैं, ट्रेडिंग नॉन ट्रेडिंग, डेरिवेटिव तो आपका अलग चैप्टर में पढ़ेंगे हम। फिर मैंने 1 2 3 इनकी कंडीशन बताई कि एक मैच्योरिटी तक है, एक मैच्योरिटी से पहले बेच देंगे, तीसरे में ब्याज ही नहीं होता, एक का अमोर्टाइज्ड कॉस्ट मॉडल है, दूसरे का OCI है, तीसरे का P&L है। और आज हमने 2 पढ़े हैं, एक अमोर्टाइज्ड कॉस्ट और एक OCI। BM1 BM2 पढ़ लिया हमने आज। BM1 में क्या रिवाइज कराया, ट्रांजैक्शन ऑफ मार्केट टर्म्स, एट मार्केट टर्म्स। एट मार्केट टर्म्स है तो IRR, ऑफ मार्केट टर्म्स है तो मार्केट रेट पे चलो, और फेयर वैल्यू निकालेंगे हम इसमें, और डिफरेंस की अकाउंटिंग करेंगे। और OCI में हम पहली एंट्री ट्रांजैक्शन प्राइस पे पास करेंगे, ब्याज एक्चुअल में लेते रहेंगे, हर बैलेंस शीट को इसकी वैल्यूएशन करेंगे, OCI में डालेंगे और बाद में OCI को P&L में रिसाइकिल कर देंगे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय। बाकी के 3-4 वीडियो में आपको नेक्स्ट क्लास में और कल की क्लास में और आपको रिवाइज कराऊंगा। थैंक यू वेरी मच, बाय।